हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बेहतरीन और शानदार सी क्लास में। जैसे कि हम डेली 25 क्वेश्चंस कवर करते हैं और आज भी हम 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं अपने रीजनिंग के। क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना है, बहुत ही शानदार सी क्लास होने वाली है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और सबसे ज़रूरी बात है कि क्वेश्चन को देखने से पहले स्वयं उस क्वेश्चन को कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन किए। जिस तरह का यहाँ पर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसी टाइप का आपको एग्जाम में जा करके मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाएं, लेकिन जो टाइप रहेगा वो यही रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की तैयारी के लिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तीसरी बात है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। क्लास अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ आते हैं और आपको पसंद आती है क्लास, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाना। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और आप जैसे बाकी भी सभी आपके दोस्तों को पता चल सके यहाँ पर इतनी बेहतरीन तैयारी की जा रही है, तो उसके लिए देखिए एक शेयर भी बनता है। तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो क्लास को शेयर करके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आपको क्लास पसंद आती है तब। लगता है आपको कि हाँ, हमारा कुछ बेनिफिट है, तो क्लास को लाइक कर देना और आगे की तैयारी के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको दिया है एम्पेयर, विद्युत प्रवाह और फेदम। तो देखिए, जो विद्युत प्रवाह होता है वो किस में मापा जाता है, एम्पियर में। तो मेजरमेंट वाली बात यहाँ पर की गई है कि जिस तरह से विद्युत प्रवाह का रिलेशन एम्पियर से है, और रिलेशन क्या है, रिलेशन है उसका मेजरमेंट। तो फेदम का किससे होगा, तो देखिए फेदम का हो जाएगा पानी की गहराई से, क्योंकि पानी की गहराई डेप्थ ऑफ वाटर किस में नापते हैं हम, फेदम में। आवृत्ति, ध्वनि नापी जाती है आवृत्ति में, कि ध्वनि की आवृत्ति कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी ध्वनि की नाप सकते हो आप। ध्वनि लेवल भी नपता है, डेसिमल में नपता है कि कितने स्तर की ध्वनि है। ऊर्जा का कार्य, वर्क ऑफ एनर्जी। तो क्या चीज़ें नपेगी इसमें, फेदम में, पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आपको ओड लेटर है या नंबर है या कोई वर्ड हो या नंबर ऑफ पेयर हो, तो आपको बताना है कि विषम। इन चार में से तीन तो किसी न किसी तरह से संबंधित है, लेकिन एक अलग है और आपको विषम वाला सिलेक्ट करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा नुकसान, तीसरा सूखा और फोर्थ ऑप्शन है आपका बाढ़। तो अगर बात की जाए भूकंप की, तो ये भी नेचुरल ट्रेजेडी है, यानी कि एक प्राकृतिक आपदा। सूखा भी प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ भी एक हमारी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन नुकसान किसी भी प्रकार का, बी वाला, नुकसान किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि अगर कुल मिला के बात की जाए तो भूकंप से भी डैमेज हो सकता है, नुकसान होता है, सूखे से भी नुकसान होता है, बाढ़ से भी नुकसान होता है। लेकिन नुकसान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि देखिए जो आपदा होती है उससे होने वाली क्षति क्या हो गई, नुकसान हो गई। तो बी वाला हमारा सबसे अलग है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में विषम अक्षर, संख्या, शब्द या संख्या जोड़ी का पता लगाना है। इसमें भी आपको ओड लेटर या नंबर बताने होंगे। ऑप्शन ए है ज्योमेट्री, ऑप्शन बी है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ऑप्शन सी है अलजेब्रा बीजगणित, और ऑप्शन डी है मैथमेटिक्स यानी गणित। तो देखिए, ज्यामिति हो, त्रिकोणमिति हो या बीजगणित, किसके अंदर आएगा, मैथमेटिक्स के अंदर आएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो देखिए टाइप चेंज हो गया है, तो आप देखिए इन 4, 5 इन नंबर पर मत जाना, क्योंकि अलग अलग जगह से आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, तो ये नंबरिंग गलत हो जाती है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देना है। जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी कि है भी हमारा सीरीज में 4th नंबर का क्वेश्चन, पर आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन की नंबरिंग से। ठीक, बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। यहाँ से स्टार्ट की गई है 18, 60, 186, 564, 1698। तो देखना ये है क्वेश्चन में कि यहाँ सीरीज इस तरह से चलेगी यहाँ से, या यहाँ पर लास्ट होगी आकर के, तो वो हम ऑप्शन से देख लेंगे।
तो क्वेश्चन मार्क पर हमारी जो सीरीज है वो आकर ख़त्म होती है। 18 से 60 कैसे बना? तो 18 से 60 बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 3। तो 18 तिया कितने हो गए? 54 हो गए। 60 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड और करें? तो इसमें हमको +6 करना होगा। तो देखिए इंटू 3 प्लस के 6, क्या ये हमारी सीरीज चल रही है? ये रूल फॉलो होता है। तो आगे देख लेंगे 60 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 180 और +6 कर देंगे तो 186। सेम टाइप हमारा यहाँ लगेगा 186 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 ही कम 3 और 2 5। जब हम यहाँ पर 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 6 14, 5 और 1 6, 5 का 5। तो सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ है। 564 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +6 कर देंगे, 1698 आएगा। और 1698 को भी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से। तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा? तो 3 अट्ठे 24 +6 करेंगे तो लास्ट में तो 0 आना है। तो 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। आगे भी करके देख लेते हैं। तो 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 2 29। तो यानी डबल 0 आएंगे क्योंकि 6 4 10 हासिल का 1, 9 1 10 हासिल का 1। तो कुल मिलाकर के कितना आएगा आपका? 5100 यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 49, क्योंकि 6 4 10, 9 1 10 और 9 1 10 तो 5 बनेगा। यहाँ पर बनेगा 50। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 50। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 5094। 5094 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा 5100 आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक, अगला क्वेश्चन। तो देखिए सीरीज क्या चली, एक बार और बता देता हूँ। 3 से गुणा और +6, मल्टीप्लाई 3 +6, मल्टीप्लाई 3 +6, ये हमारा रूल फॉलो हुआ है। और 18 से चल के हम कहाँ आ गए? अपने क्वेश्चन मार्क पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? तो बताना है कि कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बता दीजिए सीधे सीधे क्या आने वाला है। देख लेते हैं। तो देखिए 13 और 15 को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। कितना आएगा? तो यहाँ आ जाएगा हमारा 28 आ गया। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारा 46 आ जाए। तो इसमें क्या ऐड करेंगे हम? अगर हम इसमें 8 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 18 ऐड करेंगे तो हमारा 46 बन जाएगा। क्या ये ट्रिक हमारी आगे फॉलो हो सकती है? तो आगे भी देख लेते हैं। तो इसको करिए साइड। अब देखते हैं हम 43 और 16। 43 और 16 को जब हमने ऐड किया तो 6 3 9 4 1 5, कितना जोड़ना था हमको इसमें? 18। तो कितना आया? 9 8 17, 5 और 1 6 और 1 7। तो क्या करना है हमको? 43 और 16 बाहर वालों को जोड़ करके उसमें 18 और ऐड करना होगा और हमारा सही आंसर बन जाएगा। सेम चीज हमको लास्ट वाले ऑप्शन में फॉलो करनी होगी कि 23 में हमको एक तो 18 ऐड करना होगा और कितना ऐड करें कि हमारा 51 बन जाए। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन से बात करें तो 3 में हमको 8 जोड़ना है तो हमारा 1 बनना चाहिए। तो देखिए जब 8 जुड़ेगा यहाँ पर तो 8 9 10 और 1 11 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 1 3 और 1 4 41। तो कितना और ऐड करें कि 51 बन जाए? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 10, 23 और 10 ऐड होगा और 18 ऐड हो जाएगा, या 23 18 और वो ऐड कर लो। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। कुल मिलाकर के बाहर वालों का योग और उसमें 18 अपनी तरफ से ऐड करना होगा और आपकी बीच वाली संख्या बन जाएगी। फिर से वही सेम चीज़ आगे की, फिर से वही सेम चीज़ आगे की हमने, हमारा आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 6। बताना है कि a बराबर है 26 के, एक्सरे बराबर है 40 के, तो वॉट किसके बराबर होगा। तो देखिए a का कोड होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है? a का विपरीत क्या है? z, और z का कोड होता है 26। तो विपरीत वालों का कोड हमारा यहाँ पर रख करके दिया है तो हमको एक्सरे में भी यही करना होगा। एक्सरे लिख लीजिए और सबसे पहले इनके विपरीत, x का विपरीत c होता है, r का विपरीत i, a का विपरीत होता है हमारा z और y का विपरीत b। इनकी कोडिंग कर लो तो c 3 होता है, i 9 होता है, z 26 होता है और b क्या होता है? 2।
अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, हमारा 40 बनना चाहिए। करके देख लेते हैं। 9 3 12, 12 और 26 या 12 और 2 14, 26 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, हमारा 40 बनेगा। तो सेम चीज़ हमको किस में फॉलो करनी होगी, सेम तरीका हमको फॉलो करना है वॉट में। यहाँ पर वॉट लिख लीजिए और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो देखिए आप ऐसे नहीं करना है कि W की कोडिंग करो, H की, A की, T की, सभी की कोडिंग करो, तो ऐसे करोगे बहुत टाइम लगेगा। तो सीधे सीधे इनके विपरीत लिख लो और उनका कोड रख लो और विपरीत वालों को मिटा दो। जैसे मैंने अभी इसमें करके दिखाया था एक्सरे में, तो वैसे ही वोट में करना होगा। हमको पता है W का विपरीत होता है D, H का विपरीत होता है S, A का विपरीत होता है Z और T का विपरीत होता है G। G का कोड 7, Z का कोड 26, S का कोड 19 हो जाएगा और D का कोड 4 हो जाएगा। 19 और 7 जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 26, 26 26 कितने हो जाएंगे हमारे, 26 26 हो गए हमारे 52, और 52 और 4 कितने हो गए, 56। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 56 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारा नंबर सीरीज वाला है, या आप इसको कुछ भी बोल सकते हो कि एक अनुक्रम है। आपको मिसिंग नंबर बताना है। मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इन पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कल भी काफ़ी सारे मैंने आपको सीरीज या मिसिंग नंबर से क्वेश्चन कराए थे, तो आप इसको सीरीज बोल लो, मिसिंग नंबर बोल लो, कुछ भी बोल लीजिए, या आकृति वाले मिसिंग नंबर बोल लीजिए, तो कुछ भी आप बोलिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हो और इनमें कोई भी तरीका आपका नहीं लगता। सिर्फ और सिर्फ काम करती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आसानी से आप अपने क्वेश्चन को कर पाओगे। तो मैं आपसे वही बोलूँगा कि इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पर हमने देखा 20 और 25, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25, तो यहाँ पर एज इट इज उठा के रख दिया। तो क्या आगे भी हमको ऐसे ही दिया है, तो यहाँ पर तो 32 15 होना चाहिए था, लेकिन हमारा 32 15 की जगह क्या है, 22 09। तो ये वाली चीज़ तो फॉलो नहीं हो रही। अब ये फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर आगे क्या फॉलो होगा, तो थोड़ा दिमाग लगाइए और उसके बाद आंसर देखिएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ। 20 और 25 दोनों का योग कितना हो गया, 45, और 45 का वर्ग कितना होता है, 2025। 32 और 15 का योग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 47, और 47 का वर्ग कितना होता है, 2209। 45 और 14 को ऐड कर लेना है सेम टाइप से, तो कितना हो जाएगा, 59, और 59 का यहाँ पर हमको वर्ग निकालना होगा। तो 59 का वर्ग कितना हो जाएगा, फटाफट से वर्ग निकाल के देख लीजिए। तो जो भी हमारा 59 का वर्ग होगा, तो 59 का वर्ग होता है 3481, और वो आपका आंसर होगा। सेम चीज़ नीचे वाले दोनों अंकों को जोड़ा और उनका वर्ग, नीचे वाले 32 15 को जोड़ा, 47 बना, 47 का वर्ग ऊपर आ गया। सेम टाइप से हमने 45 और 14 को ऐड किया और 59 आया, 59 का हमने स्क्वायर कर दिया, और वो हमारा आंसर है 3481, 3481, ऑप्शन नंबर बी। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। कहीं पर जुड़ेगा, कहीं पर घटेगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई 3 करके +6 किया था, किसी क्वेश्चन में दोनों को ऐड करके फिर अपनी तरफ से +18 किया था। इस क्वेश्चन में दोनों को ऐड करके वर्ग किया है। तो देखिए मैं आपको एक लेवल आगे, यानी कि एक स्टेप आगे के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये नहीं कि हमने सिर्फ जोड़ा और घटा के हमारा आंसर आ गया। मैं आपको 2 स्टेप वाले क्वेश्चन सिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि हमको जोड़ करके हमको गुणा भी करनी होती है, गुणा करके भी हम जोड़ सकते हैं, जोड़ के और घटा करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जोड़ करके वर्ग भी करना हमको पड़ सकता है। तो इस तरह से आप कुछ भी लगाइए, तरीका आपका जेन्युइन होना चाहिए। सभी में फॉलो करेगा तो तरीका आपका करेक्ट होगा। आसान क्वेश्चन है, आसान मेथड है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप देखते हो कि सेंचुरी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो इन 4 ऑप्शन में से तो एक होगा, लेकिन ऑप्शन आपके चेंज भी हो सकते हैं। और आपसे कोई पूछे कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता, तो ना ही तो हमारा ट्यूसडे हो सकता है किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन।
ऐसे 3 दिन निकल के आते हैं ट्यूसडे, अगला आ जाता है हमारा थर्सडे और एक और शेष रह जाता है हमारा सैटरडे। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी सेंचुरी ईयर का लास्ट डे नहीं हो सकता। ना ही सेंचुरी ईयर का लास्ट डे ट्यूसडे हो सकता है मंगलवार, ना ही थर्सडे हो सकता है, ना ही सैटरडे हो सकता है। तो इन 3 में से कोई सा भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन में मैच कर लीजिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है और यहाँ तक कि संडे भी हो सकता है। 4 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। जो नहीं हो सकते वो मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन चाहे आपको चेंज करके दे दे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसको नोट कर लीजिए। आपको कैलेंडर में भी कोई नहीं पढ़ाता है चीज़ें, ये होते हैं पॉइंट या आप इनको बोल सकते हो फैक्ट। ये ऐसे फैक्ट हैं जो आपके पास लिखे होने चाहिए हमेशा के लिए। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हॉकी जिस तरह भारत से रिलेटेड है तो बेसबॉल किससे रिलेटेड होगा। तो हॉकी क्या है, भारत का खेल है, नेशनल गेम है, नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक, तो बेसबॉल कहाँ का है, क्या चीन का है। तो अगर हम चीन की बात करें तो आप लोग बोलोगे नहीं। अब नहीं तो फिर चीन का क्या है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारी क्लासेज औरों से अलग होती हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, मैंने भी क्लासेज देखी हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ा हूँ। तो क्या करते हैं, सीधे सीधे पढ़ा और इसका राइट आंसर बता दिया कि यूएसए हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब आप लोगों को इन 3 का पता नहीं चला। हो सकता है कि एग्जाम में यूएसए की जगह कुछ और दे दे, यहाँ पर बेसबॉल की जगह कुछ और दे दे। तो आपको एक आगे की नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अब चीन नहीं है तो फिर चीन का क्या है। तो कम से कम इतना तो पता हो कि जो ऑप्शन है उनका तो हमको पता चल जाना चाहिए। तो चीन की अगर हम बात करें तो चीन के लिए आ जाता है टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस तो हो गया, लेकिन इसको चीन में क्या बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा पिंग पोंग। क्या देखने को मिलेगा, टेबल टेनिस को पिंग पोंग। क्योंकि चीन में टेबल टेनिस को पिंग पोंग बोला जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पिंग पोंग ही टेबल टेनिस है और टेबल टेनिस ही पिंग पोंग है। बस अपनी भाषा के हिसाब से नाम बदल दिया गया है, लेकिन खेल वही है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 99% बच्चों को पता होगा ऑस्ट्रेलिया का गेम क्रिकेट है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का भी कम से कम 75% बच्चों को पता होगा, फ्रांस का है फुटबॉल। यूएसए का बेसबॉल हो गया और हमारा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन, परसों किरण का जन्मदिन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि पड़ती है, आज सोमवार है। शिवरात्रि के बाद क्या दिन होगा। तो यदि आज मंडे है, ये है हमारा टुडे, अगर आज मंडे है तो परसों यानी कल और परसों किसका जन्मदिन है, किरण का। तो हमने के बना दिया, किरण का जन्मदिन है। उसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि पड़ती है, आज सोमवार है। तो आज तो सोमवार था, तो यहाँ पर कल मंगल हो गया और परसों क्या हो जाएगा, बुधवार। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को किरण का जन्मदिन है। उसी दिन अगले सप्ताह शिवरात्रि है और शिवरात्रि के बाद का दिन। तो देखिए उसी दिन बोला है, जिस दिन जन्मदिन है, तो शिवरात्रि का दिन कौन सा हो गया, वेडनेसडे हो गया। वेडनेसडे हो गया और शिवरात्रि के बाद का दिन, तो शिवरात्रि के बाद वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा, थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बृहस्पतिवार का दिन होगा शिवरात्रि के बाद का और बुधवार की हो जाएगी शिवरात्रि। तो कितनी आसानी से हमने अपना क्वेश्चन कर लिया। और यदि आज सोमवार है ये लाइन ना दी होती तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब एक लाइन हमारे लिए सिर्फ 2 अक्षर, आज सोमवार है, ये 3 अक्षर इतने इम्पोर्टेंस रखते हैं कि आपको बस कीवर्ड पकड़ने होते हैं। तो ये था आपका कीवर्ड और कीवर्ड पकड़ के अपने आंसर को पेल दो। अगला क्वेश्चन आ जाता है और अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है, दिया है कि आकृति में निम्न में से कौन सी आकृति माता और पिता के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप एमंग पेरेंट्स। ध्यान से इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, पेरेंट्स मदर और फादर। देखिए जो माताएं होंगी वो फादर तो नहीं हो सकती
और जो फादर होंगे वो माता भी नहीं हो सकती, लेकिन माता और पिता क्या होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ये सबसे अच्छा यानी सबसे सुटेबल डायग्राम है, ऑप्शन डी हमारा। अगला क्वेश्चन है कि विषम अक्षर या संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पर विषम कोण दिया है, समभुज त्रिकोण दिया है, पंचकोण दिया है और एक वर्ग दिया है। तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई सोचने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन। स्टेटमेंट के आधार पर आपको कंक्लूजन निकालने हैं। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि वह एक मेहनती है। इफ यदि ही इज ए हार्ड वर्कर, तो यहाँ पर लगा दीजिए यदि। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो यहाँ पर है इफ ही इज ए हार्ड वर्कर, यदि वह एक मेहनती है। ही बोला है तो मेहनती आदमी बोल सकते हो आप। ही विल गेट हिज प्रमोशन, वह अपनी तरक्की करेगा या वह तरक्की पाएगा। तो देखिए साफ साफ बोला है कि वह मेहनती है, यदि वह मेहनती है, कंडीशन पहले ही दे दी है, अगर मेहनती है तो तरक्की पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है इफ यदि, और अगर वह मेहनती नहीं है तो तरक्की नहीं पा सकता। हमसे कंक्लूजन पूछा है कि कड़ी मेहनत और पदोन्नति संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात। कड़ी मेहनत से पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, यहाँ पर रिलेशन साफ साफ हमको दिया है कि अगर वह मेहनत करेगा तो प्रमोशन पा जाएगा। तो हमारा मेहनत करना और हमारा प्रमोशन दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो हम इसको मना नहीं कर सकते। मेहनत से तरक्की होती है, साफ साफ बोला है, तो ऑप्शन दूसरा फॉलो करता है, यानी कि ओनली सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोज। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा है, तो ईस्ट साइड और वेस्ट साइड, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साउथ। पश्चिम की ओर देख रहा है यानी कि इस साइड उसका फेस है। हमसे बोला है कि और वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड को, तो क्लॉक ऐसे घूमती है और हमको घुमाना है वामावर्त यानी कि इस दिशा में, और 90 डिग्री इस दिशा में घूमेगा तो वहाँ वो किधर देखेगा, साउथ दिशा में उसका फेस हो जाएगा। आगे क्या किया है, और 10 मीटर सीधे चलता है यानी कि इस साइड को 10 मीटर और आगे बढ़ गया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है यानी कि फिर से वह वामावर्त घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री घूमेगा तो इस दिशा में उसका फेस हो जाएगा। पूछा है कि वह किस दिशा में देख रहा है, तो वह अब ईस्ट साइड यानी पूर्व दिशा में देख रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको वामावर्त और जो होता है दक्षिणावर्त इन चीज़ों का नहीं पता तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मिल जाएगा, तो बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या हमको यहाँ पर निकालनी है, और त्रिभुजों की संख्या निकालना क्या है, बहुत ही आसान। वो कैसे, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज और चार त्रिभुज। पांचवा त्रिभुज आ जाता है ये वाला। छठा त्रिभुज 7, 8, 9, 10 और 11वां त्रिभुज हो जाता है ये वाला। 12 हो गए, 13, 14, 15 और 16वां त्रिभुज हो जाता है ये वाला। और एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, यानी कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, टोटल त्रिभुज हो गए हमारे 17। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आसानी से इसमें आप अपने त्रिभुज काउंट कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे त्रिभुज क्या है, सीधे सीधे से ही हमको दिए गए हैं, तो आप आराम से इनको काउंट कर सकते हो। कोई आपको फॉर्मूला, कोई आपको ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री हैं, इंदिरा गांधी हैं और चौधरी चरण सिंह। तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो अब इनमें से हमको प्रधानमंत्री ढूंढने हैं, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि शनिवार को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। तो देखिए गणतंत्र दिवस यानी हमसे बोला है रिपब्लिक डे,
तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी है या 15 अगस्त। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी है या 15 अगस्त है। तो मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी का और 15 अगस्त होता है इंडिपेंडेंस डे। जब तक हमको डेट नहीं पता होगी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो 15 जनवरी को क्या है, शनिवार, ये बन जाता है हमारा क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी थी, यानी 26 जनवरी को छुट्टी थी। तो अगले महीने 15 तारीख को शिवरात्रि की छुट्टी थी। तो 15 तारीख को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी से हमको 15 फरवरी तक जाना है। तो फटाफट से अपना आंसर कीजिए कि यदि 26 जनवरी को हमारा शनिवार, तो यहाँ तक उठा लेता हूँ मैं इसको। यदि 26 जनवरी को शनिवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अभी निकाल लेते हैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए 26 जनवरी, जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। तो जनवरी से कितने दिन बचे? 5 दिन। फरवरी से कितने दिन है? 15 दिन। तो 15 5 कितने हो गए? 20। करना क्या होगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना चला जाएगा? 7 दूनी 14। तो विषम चिन्ह कितने बचे? जितना शेषफल बचा यानी कि 6। अगर हम 7 किसी चीज़ में जोड़ दें तो हमारा सेम दिन आ जाता है। अगर एक दिन कम जोड़ते हैं तो एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो हम इसमें देखिए एक एक करके आगे ना बढ़ के सीधे सीधे 7 जोड़ दीजिए। यदि 7 जोड़ेंगे तो हमारा शनिवार का दिन बचेगा और शनिवार से एक दिन पीछे चले जाइए यानी फ्राइडे। तो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार का दिन। एक तरीका तो आपका ये हो जाता है और दूसरा तरीका बनता है +7 +7 +7 करके। वो कैसे? 26 में अगर आप +7 करते हो तो 7 6 13, यानी कि 31 का होता है। अगर आप इसमें 26 में 7 जोड़ते हो यानी 33। तो 31 दिन निकाल दिए जनवरी के, तो कितने बचे? 2 दिन आगे बचे। तो यानी कि अगर हम 26 जनवरी में +7 करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 2 फरवरी पर। 2 फरवरी को शनिवार होगा और 2 फरवरी के बाद +7 करोगे तो 9 को आपका शनिवार होगा, +7 करोगे तो 16 को आपका शनिवार होगा। लेकिन हमको 15 फरवरी निकालनी है और 16 को शनिवार, तो 15 को शुक्रवार। किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। 2 टाइप मैंने आपको क्वेश्चन करने के बता दिए, जिससे आपको सुइटेबल लगता है उससे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। काऊ एनिमल और पेट्स, गाय पशु और पालतू जानवर। तो देखिए जो काऊ हैं तो हमारा, हम जब ऐसे लिखते थे तो लिखते थे काऊ हमारा एक पेट एनिमल है यानी पालतू जानवर। तो काऊ क्या हो जाएंगी? सारी की सारी पालतू जानवर। और जितने भी हमारे गाय हैं या पशु हैं, सॉरी पालतू जानवर हैं, सारे के सारे क्या होते हैं? पशु होते हैं। तो कहने का मतलब एक बार मैं और आपको बना करके दिखाता हूँ। गाय क्या है? गाय एक पालतू जानवर है, यानी सारी की सारी गाय क्या हो जाएंगी? पालतू जानवर के अंतर्गत आ जाएंगी। और दूसरा आ जाता है कि कोई गाय हो या कोई पालतू जानवर हो या पालतू जानवर ना हो, सारे के सारे पशु ही हैं। जानवर तो सारे पशु ही होंगे, गाय भी पशु है और पालतू जानवर भी पशु हैं, तो सारे के सारे पशु के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डायग्राम नहीं दिया। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन एग्जाम में बन जाती है, देखिए यहाँ पर तो हम अपना डायग्राम सही कर देंगे। लेकिन यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन अगर एग्जाम में बनती है तब आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर क्या माना गया है, सारी के सारी गायों को हमने यहाँ पर पालतू नहीं माना है। कुछ गाय ऐसी होती हैं जो पालतू नहीं होती, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। लेकिन गाय हो, आपकी पालतू जानवर हो, दोनों के दोनों पशु हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है आपको 300, 297, 594, 991। अगला क्या आएगा? तो देखिए बहुत बहुत आगे जा रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस, 3 और 100 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 97 का। 100 और 297 के बीच में 197 का। 297 और 594 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 297 का। तो कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है? +100 हुआ है। फिर से +100 हुआ है तो फिर से +100 होगा। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस 397 का है? तो 7 4 11, 9 9 18 और 1 19, 5 3 8 1 9। तो बिल्कुल 397 का डिफरेंस है।
तो सेम टाइप से यहाँ पर 497 प्लस करना होगा 991 में, तो क्या आ जाएगा 7 और 1 8, 9 दूनी 18, 9 4 13 और 1 14, 1488 हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 61 52 94 और आगे क्या आएगा। तो जिस तरह से दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द या अक्षर संख्या छांटनी है, जैसे 61 52 से संबंधित है वैसे ही 94 अपनी अगली वाली संख्या से संबंधित होगा। तो देखिए क्या क्या गया है, यहाँ पर 4 का वर्ग किया है, 4 चौक 16 और 16 को घुमा करके लिख दिया 61। 5 का वर्ग किया है, 5 पंजे 25, 25 को घुमा करके लिख दिया 52। सेम टाइप से यहाँ पर कितने का वर्ग किया है, 7 का वर्ग किया है 49 और 49 को घुमा करके लिख दिया है 94। तो यहाँ पर 4 के बाद 1 प्लस करके 5 किया था, तो यहाँ पर 7 के बाद 1 प्लस करके क्या करेंगे 8 और 8 अट्टे कितने होते हैं 64, 64 को घुमाने पर बनता है 46, 46 बनेगा। क्योंकि देखिए 64 आंसर नहीं लगाना है, हमको अंकों को घुमाना भी है, इकाई अंक की जगह दहाई और दहाई अंक की जगह इकाई अंक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से। तो एम पी के चाचा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करा रहा हूँ जो एक स्टेप आगे या एक पीढ़ी आगे के रिलेशन होते हैं। तो देखिए नॉर्मल वाले आप कर लोगे। अब इसमें क्या करना होगा, चाचा कैसे बनाओगे, तो देखिए ऐसे बनाना है। एम क्या है, पी के चाचा, यानी पी के पिता होंगे और पिता का भाई क्या होता है, चाचा। तो इनका भाई क्या हो गया, एम। एम पी के चाचा है और एन क्यू का भाई है, सॉरी पी का पिता क्यू का बेटा है। जो पी का पिता है ये क्यू का बेटा है। एक लाइन छूट गई थी लेकिन हमने यहीं से कवर कर ली। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, मैंने यहाँ से पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। पी का पिता, तो पी के पिता है वो क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा बना दिया। एम पी के चाचा है यानी कि पी के पिताजी का भाई होगा एम, तो एम पी के चाचा है बिल्कुल बन गया। एन क्यू का भाई है, तो क्यू का भाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन एम से किस प्रकार संबंधित है, तो एन बताना है एम से। तो देखिए पापा के जो पिताजी हैं वो दादा हो गए और दादा के भैया क्या होंगे, या तो ताऊ होंगे या चाचा। तो दादा के भैया ताऊ तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो चाचा हो गए। पैटर्नल अंकल हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। कंक्लूजन है लोग आमतौर पर हंसते हैं, तो बिल्कुल हमसे बोला है कि हंसो, यानी आम तौर पर जनरली आपको हंसना चाहिए और दुनिया भी आपके साथ हंसेगी, यानी खुशी की बात है। आगे बोला है कि हंसी खुशी का प्रतीक है, तो बिल्कुल ठीक। क्या दुख में कोई रोता है, सॉरी दुख में कोई हंसता है, बिल्कुल नहीं हंसेगा। तो हंसी क्या प्रदर्शित करती है, एक खुशी को, कि आप खुश हो इसलिए हंस रहे हो। तो देखिए बोथ कंक्लूजन फॉलोज, पहला भी और दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है। बताना है कि एक फ्लाईओवर से उन्हें मोतीलाल नगर रोड पर यातायात में आसानी होगी। अ फ्लाईओवर वुड ईज ही ट्रैफिक ऑन मोतीलाल नगर रोड। तो अगर एक फ्लाईओवर बन जाए तो मोतीलाल नगर पर जो यातायात है उससे निकलने में आसानी हो जाएगी। तो यानी यातायात बहुत ज़्यादा है, इसीलिए फ्लाईओवर की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए बात की गई है। तो कंक्लूजन यानी एजम्पशन क्या निकलता है कि मोतीलाल नगर सड़क में आमतौर पर बहुत अधिक यातायात होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो फ्लाईओवर चाहिए और इसीलिए बोला है कि मोतीलाल नगर रोड पर यातायात में आसानी होगी यदि फ्लाईओवर हो। दूसरा एजम्पशन है वर्तमान में भी मोतीलाल नगर रोड पर एक फ्लाईओवर है। तो अगर वर्तमान में होता तो हमसे ऐसा नहीं बोलता कि एक फ्लाईओवर होता तो आसानी होगी, होगी नहीं, हमसे बोलता कि आसान है फ्लाईओवर होने की वजह से। तो वर्तमान में वहां पर नहीं है, बनाने की बात की गई होगी, तो इसीलिए आगे की सोची होगी कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो। सिर्फ और सिर्फ पहला फॉलो करेगा, दूसरा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और हमको दर्पण में बताना है कि यदि घड़ी में 6:30 बजे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। तो दर्पण में देखने से प्रतीत हुआ है कि घड़ी में 6:30 बजे हैं वास्तविक समय।
तो मैंने आपको रियल टाइम निकालने के लिए क्या बताया था कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो या रियल टाइम, तो क्या करना होगा, 12 बजे में से आपको समय घटा देना है। तो 12 बजे यानी 6:30 का समय है, तो 11:60 में से हम घटा देंगे, 1 मिनट उधर ले गए क्योंकि हमको 30 भी घटाना है। और जब हम इसमें से 6, 6:30 माइनस करते हैं तो कितना रहेगा, 5:30। तो 5:30 हमारा क्या हो जाएगा, रियल टाइम। 25 क्वेश्चन कवर हो गए। आगे और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करा देता हूँ। चलो, यहाँ पर दिया है इंडिया टाइगर और नेपाल। तो देखिए, जैसे टाइगर एनिमल है इंडिया का नेशनल एनिमल, उसी तरह से नेपाल का क्या है, काऊ। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हालांकि इंडिया का भी नेशनल एनिमल काऊ को होना चाहिए, लेकिन नेपाल का है, तो बहुत अच्छी बात हो अगर काऊ हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल बन जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए, एक क्वेश्चन आज मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए, वो भी एक्स्ट्रा क्लास से। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूँ। या चलिए, यही वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका सही उत्तर क्या होगा। 26 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया। आउट ऑफ 25 आपको बताने हैं। जैसे आपके एग्जाम में छूट मिलती है कि 6 में से कोई से 5 प्रश्न आपको करने होते थे, तो कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर एक क्वेश्चन का। आउट ऑफ 25 अपना स्कोर बताना। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पर देखिए, आपको इतनी चीज़ें दी जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। और प्यारे दोस्तों, आपसे मैं बोलता हूँ कि सुपर थैंक्स भी दे दिया करो, तो सुपर थैंक्स भी दीजिए इतनी मेहनत के लिए। तो चलिए, फटाफट से क्लास को लाइक करके शेयर कर दो और आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में।